तो हमने लास्ट क्लास में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को देखा था और उसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया था ट्रायंगल्स लॉ के बारे में। तो आज हम और उसमें हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। तो आज इसे थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ की कंडीशन क्या थी? लेट सपोज कोई एक वेक्टर ए है, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है। तो ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते थे? वेक्टर्स को हेड से टेल को ज्वाइन करते थे, बट पैरेललोग्राम लॉ में ऐसा नहीं करेंगे। पैरेललोग्राम में वेक्टर्स को हम ज्वाइन करेंगे टेल टू टेल। ओके, तो ये वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। और हमें ये पता है कि किसी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है? जब वो टेल से टेल ज्वाइन हो जाते हैं तो उनके बीच का एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। ओके, तो पैरेललोग्राम लॉ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। जब एक बार ये टेल से टेल ज्वाइन हो जाए तो उसके बाद आपको ये पैरेललोग्राम पूरा करना है। ये ए है तो ये ए, और ये बी है तो ये बी, और जहाँ ये इंटरसेक्ट करे, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और जो टेल से टेल ज्वाइन है, इनको ज्वाइन करके कैरो खींच दो और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये ट्रायंगल लॉ जैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंट कुछ नहीं है। बस बेसिकली हम करते क्या थे? ट्रायंगल लॉ में हम बी वेक्टर को यहाँ पे रखते थे टेल से टेल ज्वाइन करने के लिए। तो डेरिवेशन भी सिमिलर रहेगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल रहेंगी तो ये बी है। अगर ये एंगल दिस एंगल इज़ थीटा, तो कॉरस्पॉन्डेंस एंगल से ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो दिस इज़ बी कॉस थीटा, दिस लेंथ, दिस इज योर बी साइन थीटा, जैसा ट्रायंगल लॉ में जैसा निकाला था। ओके, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर एस। तो हमें दो ट्रायंगल्स में काम करना है। फर्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल क्यू आर एस। ओके, तो क्यू आर एस में क्या है? क्यू आर हमारा बी कॉस थीटा और एस आर हमारा बी साइन थीटा। अब सेकंड ट्रायंगल क्या है? इन ट्रायंगल बड़ा वाला पी आर एस। इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा? हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। बेसिकली हमें ये आर वेक्टर निकालना है। तो आर वेक्टर में हमें क्या क्या चाहिए? एक आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आर वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में जाते हैं, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल अगर मैं दोबारा बनाऊँ तो ये हमारा एस है, ये पी, ये आर, और ये टोटल लेंथ हमारी क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये हमारी बी साइन थीटा, और इसकी लेंथ हमारे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसमें क्या आएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर। सिमिलर जो हमने ट्रायंगल्स लॉ में किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और लास्ट हमने जैसे इसको कंबाइन किया था यूजिंग प्रॉपर्टी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। याद रखना ये थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। तो आर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। और अब ऊपर जो प्रॉपर्टी लिखी थी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अब हमें इसका डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन के लिए जैसे ट्रायंगल लॉ में सिमिलर मैंने बताया था कि हम डायरेक्शन के लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक एंगल,
और वो एंगल मैं डिफाइन करता हूँ ए वेक्टर से अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा कितना आ जाएगा, इस ट्राइंगल में ही देख लो, ये एंगल अल्फ़ा हो जाएगा, टेन अल्फ़ा हो जाएगा आपका बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा क्या आ गया, टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दोनों लॉ सिमिलर ही हैं, बस एक को हम हेड टेल ज्वाइन करते हैं और एक को टेल टेल ज्वाइन करते हैं। डेरिवेशन वाइज दोनों के दोनों सिमिलर ही रहेंगे, बट पैरेललोग्राम लॉ बनाने में इजी रहता है क्योंकि दोनों को टेल टेल ज्वाइन करना है। और दूसरा, टेल टेल ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या है, वही हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। ओके, तो ठीक है, अभी इस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको, चलो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। 2 फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन acting on a point at 45 degree. Find magnitude and direction of resultant force. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। तो लेट सपोज करो कोई बॉडी है, मास m, उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं और दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है। तो लेट सपोज एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन ये रहा, और दूसरा फोर्स लग रहा है इसी पॉइंट, सेम ही पॉइंट पे दूसरा फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये अगर ये दोनों टेल टेल ज्वाइन है तो मैं पैरेललोग्राम लॉ लगा सकता हूँ यहाँ से, और ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट और दो वेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो और जो लास्ट में जो पैरेललोग्राम बनाने के लिए यूज़ किया उधर एरो बना दो। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके, तो ये इजी है, सिंपल, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मुझे 45 डिग्री दे रखा है। तो आर क्या हो जाएगा, √(a² + b² + 2ab cos थीटा। तो 10² + 15² + 2 × 10 × 15 cos 45 डिग्री। इसे सॉल्व करोगे, cos 45 1/√2, तो ये आएगा 23.76 न्यूटन। तो ये तो मैग्नीट्यूड आया। और डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के लिए ओके, मैं 10 न्यूटन से एक एंगल ड्रॉ करता हूँ अल्फ़ा। तो मेरे को बस डायरेक्शन निकालने के लिए अल्फ़ा चाहिए, तो 10 अल्फ़ा क्या होगा हमारे पास, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो 10 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसको मैं ऐसे 10 अल्फ़ा बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 15 साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 + 15 कॉस 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा 0.5147। इसे सॉल्व कर लेना, सिंपल। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 0.5147 विच इज़ 27 डिग्री। ओके, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि रिजल्टेंट जो है, अगर मैं लेट सपोज करूँ ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन से 45 डिग्री सॉरी एक्स डायरेक्शन में 27 डिग्री पर मेरा रिजल्टेंट है। तो मेरे पास बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आ चुके हैं। ठीक है, अभी इजी क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे, फिर इसमें कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। टू इक्वल
magnitude of force acting on a point such that the resultant of these two forces is equal to magnitude of either two. Find angle between two force vector. तो देखो इसमें क्वेश्चन में पूछ कर रहे कि हमारे पास दो फोर्स वेक्टर्स हैं जो एक पॉइंट पे लग रहे हैं, सच डेट कि जो उन दोनों फोर्सेस से जो रिजल्टेंट बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी उन दोनों के बराबर है, और हमसे वो निकलवा रहा है कि उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो अभी हम देखते हैं। लेट्स सपोज करो ये एक फोर्स वेक्टर है और ये एक फोर्स वेक्टर, ये F1 है, ये F2 है। तो F1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ओके, सच डेट कि जो इनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट बना लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर कैसा दिखेगा हमें, यहाँ से यहाँ, ये हमारा R वेक्टर है। सच डेट जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इन दोनों फोर्सेस, इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी इन दोनों फोर्सेस के बराबर है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ये इसको याद भी रख सकते हैं, ये एक फेमस केस है। तो मैं लेट्स सपोज करता हूँ कि सबका मैग्नीट्यूड A के बराबर है। तो फॉर्मूला लगाना है R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ओके, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, जस्ट इसको R स्क्वायर कर लेता हूँ। तो सबका मैग्नीट्यूड बराबर है A स्क्वायर, तो ये भी A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस थीटा, विच इज़ A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। और कॉस थीटा -1/2 क्या होता है, 120 डिग्री पर। ये यहाँ से भी देख सकते हैं, ये कॉस का कर्व होता है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हैविंग द वैल्यू 1। ये थीटा, ये कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, ये 1/2। ओके, और ये आपका होता है पाई विच इज़ 180 डिग्री। ठीक है, अब दोबारा 1/2 कब बनेगा, ये सेम इधर डिस्टेंस जाएगा और ये आपका बन जाएगा -1/2 विच इज़ 120 डिग्री।